हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव फंडा पर। दोस्तों, यूपीएसआई 2021 एग्ज़ाम के लिए एक और जो हमारे सीआरपीसी की वीडियो सीरीज चल रही है, उसकी अगली वीडियो के साथ आप सभी के सामने हाजिर हूँ। इस वीडियो में मैं आगे के जो 50 प्रश्न हैं उनको डिस्कस करने वाला हूँ। पिछली हमारी जो वीडियो थी जिसमें सीआरपीसी के 50 प्रश्नों को मैंने डिस्कस किया था, वो आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा पसंद किया, आपका कमेंट भी आ रहा था। और मैं इस वीडियो में भी आपको उसी तरह से बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा, जिससे कि आप इन प्रश्नों को अच्छे से याद रख पाएँ। और अब हमारी इस वीडियो सीरीज़ के जो 150 प्रश्न होंगे, अगर आप इनको तैयार कर लेते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इनको एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले सारे प्रश्नों को बहुत ही आसानी से कर पाएँगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसी वीडियोस अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। दोस्तों, इससे पहले भी यूपीएसआई से संबंधित बहुत सारी वीडियोस मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हुई हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप उनको ज़रूर देखिएगा। उनका प्लेलिस्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न। इसमें पूछा गया है धारा 91 लागू नहीं है। तो देखिए, धारा 91 के बारे में आपको बताना है कि ये लागू कब नहीं होती। तो इसकी अगर हम बात करें, ये है भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 123 जो है और 124 है, उसमें लागू नहीं होती। तो ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धारा 91 के अंतर्गत दस्तावेज अथवा अन्य चीज पेश करने हेतु सम्मन या अन्य आदेश जारी कर सकेगा। तो इसमें देखिए, अगर हम बात करें तो कोई भी न्यायालय इसके लिए सम्मन जारी कर सकता है, आदेश जारी कर सकता है, या फिर पुलिस थाने का वार साधक अधिकारी यानी एसओ या एसएचओ जो भी होते हैं, वो इसके लिए आदेश जारी कर सकते हैं। ऑप्शन सी इसका एकदम सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, धारा 92 में अपेक्षा कौन कर सकता है। तो धारा 92 में जो अपेक्षा की जाती है वो अधिकारी की अगर हम बात करें तो वो होते हैं जिला मजिस्ट्रेट यानी डीएम, जो है इसके लिए अपेक्षा कर सकता है। धारा 92 में प्रक्रिया दी गई है। तो धारा 92 में किस चीज़ की प्रक्रिया दी गई है आपको बताना है। तो इसमें अगर हम बात करें, केवल तार या पत्र आदि के लिए बताया गया है। किस धारा में तलाशी वारंट जारी नहीं किया जा सकता? कौन सी ऐसी धारा है जिसके अंतर्गत बताया गया है कि तलाशी वारंट जो है जारी नहीं किया जा सकता है? तो अगर हम बात करें तो यह है धारा 92। धारा 93 किन आपत्तिजनक वस्तुओं पर लागू होती है? तो धारा 93 जो है, अगर हम बात करें कूटकृत सिक्कों की बात करें, या फिर कूटकृत करेंसी, कूटकृत स्टाम्प, नकली मुद्रा, इन सभी केसेस में आपत्तिजनक जो वस्तुएं हैं इन पर लागू होती है धारा 93, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। संप्रहण की घोषणा को अपास्त करने का कोई आवेदन कितने न्यायाधीशों की खंडपीठ सुनेगी? तो संप्रहण की घोषणा को अपास्त करने का जो कोई भी आवेदन किया गया है उसमें कितने न्यायाधीश होना जरूरी है? तो इसमें न्यूनतम 3 न्यायाधीश की जो बेंच है वो इसकी सुनवाई करती है। धारा 98 में उपबंध नहीं है। किस चीज़ का उपबंध नहीं किया गया है? तो अगर हम बात करें, इसमें किसी स्त्री हेतु और 18 वर्ष से कम आयु की बालिका के लिए किया गया है। अगर इसमें नहीं किया गया है तो वो है 18 वर्ष तक की आयु स्थिति। ठीक है, ऑप्शन सी नहीं है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा सी ऑप्शन। धारा 100 के अंतर्गत साक्षी बनने हेतु व्यक्ति हुक्म होने चाहिए। तो धारा 100 के अंतर्गत जो साक्षी यानी गवाह होते हैं उनके लिए कितने व्यक्तियों की संख्या होनी चाहिए ये बताया गया है। तो आपको बताना है, तो कम से कम 2 साक्षी होना जरूरी है। परिशांति कायम रखने के लिए और सदाचार के लिए प्रतिभूति कौन से अध्याय में दी गई है? तो ये है अध्याय 8 में, परिशांति कायम रखने और सदाचार के लिए प्रतिभूति देने का अध्याय है। किन अपराधों हेतु दोष सिद्ध पर परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति नहीं दी जाती है? तो देखिए, इसमें अगर हम बात करें तो इसमें चोरी के लिए, चोरी किन अपराधों में अगर हम बात करें तो इनमें चोरी जो है, इस अपराध में दोष सिद्धि पर परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति नहीं दी जा सकती। जबकि अगर आपराधिक अभित्रास की बात करें, हमला, आपराधिक बल प्रयोग या रिष्टी की बात करें, इन सभी केसेस में परिशांति के लिए, दोष सिद्धि के लिए प्रतिभूति दी जा सकती है। दोष सिद्धि पर परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति दे सकता है, कौन दे सकता है? कौन सा अधिकारी इसकी परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति दे सकता है? तो वो है सेशन न्यायालय या फिर प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट। ठीक है, सेशन कोर्ट, अगर फर्स्ट मजिस्ट्रेट की बात करें तो ये दे सकता है।
दोष सिद्धि पर परिशांति कायम रखने के लिए कितने वर्ष तक के लिए बंध पत्र देने का आदेश है? तो कितना बंध पत्र जो है कितने वर्ष तक के लिए दिया जा सकता है? ये 3 वर्ष तक के लिए दिया जा सकता है। अन्य दशाओं में परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति का आदेश दिया जा सकता है। तो अन्य दशाओं में अगर प्रतिभूति आदेश की बात करें तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट दे सकता है। प्रतिभूति की मांग की जा सकती है। तो प्रतिभूति की जो मांग है वो संदिग्ध व्यक्ति के सदाचार के लिए, अभ्यासिक अभ्यर्थियों के लिए और अपराधियों के लिए और राष्ट्रद्रोहात्मक बातों को फैलाने वाले व्यक्ति से। तो इन सभी से प्रतिभूति की मांग की जा सकती है। ऑप्शन डी सही होगा। धारा 107, 108, 109, 110 के अंतर्गत आदेश दिया जाता है। तो ये आदेश दिया जाता है धारा 111 में। अगला है, क्या दांडी का न्यायालय उसके समक्ष पेश की गई किसी दस्तावेज के परिबद्ध कर सकता है? तो इसमें है हाँ, कर सकता है। भरण पोषण नहीं दिया जा सकता है। तो भरण पोषण नहीं दिया जा सकता है वो है पत्नी जो पारस्परिक सम्मति से पृथक रह रही हो, उसको भरण पोषण नहीं दिया जाएगा। तलाक ले चुकी है तो उसको भरण पोषण मिलता है। अवयस्क संतान हो तो जो कि अवैध हो उसको भी भरण पोषण दिया जाता है। किस स्थिति में पत्नी भरण पोषण के हकदार है? तो देखिए कौन सी स्थिति में पत्नी को जो है भरण पोषण मिलेगा? तो वो अगर हम बात करें तो इसमें जैसे अगर हम बात करें कोई भी केस ऐसा नहीं है जिसमें उसको भरण पोषण दिया जाएगा, यानी जब पर्याप्त कारण के बिना पति के साथ रहने से इनकार कर दे तो ऐसे केस में भी भरण पोषण नहीं मिलता। जब पारस्परिक सम्मति से पृथक हो रही है तो भी नहीं मिलेगा, और जारता से रह रही हो तब भी नहीं मिलेगा। तो ऐसे केसेस में भरण पोषण नहीं मिलता। अगला है 125 के प्रयोजनार्थ पत्नी के अर्थ में है। तो देखिए पत्नी के अर्थ में क्या है? तो इसमें जिसका विवाह विच्छेद हो चुका हो, जो बिना जारता के रहती हो और जिसका विवाह विच्छेद के बाद भी स्वयं पुनर्विवाह नहीं किया हो। तो ऐसे तीनों केस में प्रयोजनार्थ पत्नी कही जाएगी, यानी उपरोक्त तीनों ही ऑप्शन हमारे सही हैं। अगला है, किस स्थिति में वयस्क बच्चे भी भरण पोषण पा सकते हैं? तो कौन सी स्थिति में जो है वयस्क बच्चों को भी भरण पोषण मिल सकता है? जब मानसिक असामान्यता के कारण भरण पोषण में असमर्थ नहीं है। ठीक है, अगर वो समर्थ नहीं हो तो ऐसे वयस्क बच्चों को भी भरण पोषण मिल सकता है। प्रत्येक माह के ना चुकाए जाने वाले भत्ते के लिए कितना कारावास दिया जा सकता है? तो प्रत्येक माह का जो अगर उसने भत्ता नहीं चुकाया है तो उसके लिए कारावास 1 माह तक का हो सकता है। धारा 125 के अधीन कार्रवाई होगी। तो धारा 125 के अधीन जो कार्रवाई है वो रहती है, अगर हम बात करें तो वह जहाँ वह है, जहाँ वह रहता है वहाँ कार्रवाई होगी, या फिर वह जहाँ उसकी पत्नी निवास करती है वहाँ भी हो सकती है, और या फिर जहाँ अंतिम बार पत्नी अधर्मज संतान की माता के साथ निवास करती है। तो तीनों ही जगह पर हो सकती है। तो उपरोक्त सभी इसका सही जवाब होगा। एक पक्षीय आदेश कितने समय के अंदर नियोजित करना होने पर अपास्त किया जा सकता है? तो एक पक्षीय निर्देश जो है आदेश 3 माह के अंदर अपास्त किया जा सकता है। कब न्यायालय आदेश द्वारा पत्नी को दिए जाने वाले भत्ते में तब्दीली कर सकता है? न्यायालय जो है पत्नी को दिए जाने वाले भत्ते में तब्दीली कब कर सकता है? तो ये कर सकता है पत्नी की सरकारी नौकरी लग गई हो। ठीक है, तो उस केस में उसकी तब्दीली की जा सकती है। यदि कोई औरत जिसका तलाक हो चुका है भरण पोषण उस पति से पा रही है जो उसका दूसरा विवाह कर लेती है, तब विवाह के दिन से ही उसको क्या होगा, उसको जो है राशि मिलना बंद हो जाएगी। यानी जब तक वो विवाह नहीं करेगी तब तक उसका भरण पोषण भत्ता जो है उसको दिया जाएगा, और अगर वो शादी कर लेती है तो राशि जो धनराशि है वो मिलना बंद हो जाती है। भरण पोषण के आदेश का प्रवर्तन धारा कौन सी के अंतर्गत आता है? तो ये आता है धारा 128। भरण पोषण की प्रक्रिया किसके अंतर्गत दी गई है? तो ये दी गई है धारा 126 में। सिविल बल के प्रयोग द्वारा जमाव को तितर बितर करने का आदेश कौन दे सकता है? तो ये आदेश जो है कार्यपालक मजिस्ट्रेट दे सकता है, पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी दे सकता है, या उप निरीक्षक से अनिम्न पुलिस अधिकारी, यानी कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट दे सकता है और एसओ एसएचओ दे सकता है, या फिर वहाँ पर उपस्थित जो भी अगर सब इंस्पेक्टर रैंक से ऊपर या उस रैंक का कोई भी अधिकारी होगा वो इसके लिए आदेश दे सकता है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। 130 के अंतर्गत जमाव तितर बितर करने के लिए सशस्त्र बल का प्रयोग करा सकता है। तो कौन करा सकता है? तो ये है उच्चतम पंक्ति का कार्यपालक
मजिस्ट्रेट जो उपस्थित हो, ठीक है, तो ये करा सकता है। न्यूसेंस हटाने का सशर्त आदेश दे सकेगा, तो न्यूसेंस हटाने का जो सशर्त यानी सशर्त आदेश है वो देने का अधिकार है वो डीएम को रहता है, एसडीएम को रहता है, या फिर अगर हम बात करें राज्य सरकार द्वारा, इसलिए सशक्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट को भी रहता है। तो तीनों ही ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। धारा 144 के दिए जाने वाले आदेश को राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किस अतिरिक्त अवधि तक बढ़ा सकती है? तो इसको बढ़ाने की जो अवधि है वो 6 माह तक रहती है, 6 महीना माह तक राज्य सरकार इसको अधिसूचना के द्वारा बढ़ा सकती है। 145 में दिए गए आदेश की तामील कैसे की जा सकती है? तो 145 के तहत जो तामील है वो समन की तामील की तरह ही की जाएगी। अगला है विवादग्रस्त संपत्ति को कुर्क करने एवं रिसीवर नियुक्त करने की जो शक्ति है वो कौन सी धारा के अंतर्गत है? तो ये है धारा 146 में। निम्नलिखित में से किसको लोक अपदूषण कर हटवाने का अधिकार प्राप्त है? तो लोक अपदूषण का जो हटवाने का अधिकार है वो कार्यपालक मजिस्ट्रेट को है, ऑप्शन सी। जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट दंड प्रक्रिया संहिता के इस प्रावधान के अंतर्गत पर्यावरण के प्रदूषण का निवारण कर सकता है? तो ये कर सकता है धारा 133 के अंतर्गत। ऑप्शन हमारा जो सही होगा वो होगा धारा 133। अगला है धारा 144 के अधीन पारित आदेश प्रवृत्त रहता है जिसकी अवधि सामान्यतः निम्नलिखित में से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो कब तक प्रवृत्त रहता है, उसकी अवधि कब तक नहीं होनी चाहिए? तो 2 महीने से अधिक नहीं हो सकती। न्यूसेंस या आशंकित खतरे के निवारण के लिए जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अधीन पारित आदेश प्रवृत्त रहता है। तो जो धारा 144 लगती है उसका आदेश कब तक लागू रहता है? ये जो है 1 मास के लिए लागू रहता है। धारा 156(3) के अधीन अन्वेषण का आदेश कर सकेगा। तो अन्वेषण का आदेश जो है वो कर सकता है, वो धारा का 190 के अधीन सशक्त मजिस्ट्रेट कर सकता है। कब अन्वेषण के लिए भारसाधक अधिकारी का स्वयं जाना या भेजना आवश्यक नहीं होगा? तो ये होता है जब प्रथम सूचना रिपोर्ट नाम दर्ज हो या फिर मामला गंभीर प्रकृति का ना हो और अन्वेषण हेतु पर्याप्त आधार नहीं हो। तो ऐसे तीनों ही केस में अन्वेषण के लिए जो एसओएचओ होता है उसको स्वयं जाना आवश्यक नहीं होता। तो ऑप्शन डी सही है। संस्वीकृति का कौन अभिलिखित करने की पूर्ण सक्षम है? तो संस्वीकृति को कौन लिख सकता है, कौन इसके लिए पूर्ण सक्षम अधिकारी है? तो इसकी अगर हम बात करें तो ये है कोई महानगर मजिस्ट्रेट हो जो कि अधिकारिता ना हो और कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट हो जिसे अधिकारिता ना हो, ठीक है। तो दोनों ही हो सकते हैं, ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन सॉरी सी इसका सही जवाब होगा। जब कोई भी अपराध आजीवन कारावास या दंडनीय अपराध के लिए है तो पुलिस अभिरक्षा से अन्यथा निरोध संभव है। तो जो पुलिस अभिरक्षा से अधिकतम 90 दिन के बाद उसे जो है अभिरक्षा से निरोध कर दिया जाता है, ठीक है। 90 दिन तक उसको कारावास में दंडनीय अपराध में रख लिया जाता है। अगला है पुलिस अभिरक्षा में निरोध अपराधीकृत नहीं कर सकता है। तो पुलिस अभिरक्षा में जो निरोध प्राधिकृत नहीं किया जा सकता है, तो ये अगर हम बात करें तो ये मजिस्ट्रेट द्वारा द्वितीय वर्ग जिसे उच्च न्यायालय ने एक निमित्त सख्त सख्ती नहीं किया हो, तो ये जो है उसको निरोध प्राधिकृत नहीं कर सकता। धारा 168 के अंतर्गत अधीनस्थ पुलिस अधिकारी द्वारा अन्वेषण के परिणाम की रिपोर्ट की जाएगी। तो अन्वेषण की जो रिपोर्ट है वो किसको दी जाती है? वो एसओ को दी जाती है, यानी थाने के भारसाधक अधिकारी को। धारा 176 के लिए किसी नातेदार का अर्थ है। नातेदार का मतलब क्या है? धारा 176 के अंतर्गत अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है पिता, बहन और पिता, बहन, पति, ये तीनों ही नातेदार में आते हैं, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी अपराध का इत्तला प्राप्त होने पर किस प्रावधान के तहत उसे संबंधित मजिस्ट्रेट को भेजेगा? तो इसकी संबंधित जो मजिस्ट्रेट है वो धारा 157 के तहत भेजता है, सीआरपीसी की। अगला है मामूली रूपेण किसी अपराध की जांच एवं विचारण होगा। तो मामूली रूप से जो अपराध की जांच या विचारण होता है वो कहाँ होता है? तो ये होता है उच्च न्यायालय द्वारा जिसके स्थानीय अधिकारिता के अंदर अपराध हुआ है, यानी जिसके क्षेत्र में अपराध हुआ है उसी न्यायालय में इसकी जो है जांच या विचारण होता है। अगला है जब कोई कार्य किसी ऐसे अन्य कार्य से संबंधित होने के कारण अपराध है जो स्वयं भी अपराध है होता है, यदि कर्ता समर्थ होता तो प्रथम वर्णित अपराध का विचार होता।
तो इसका आपको जवाब देना है और इसका जो सही जवाब है वो है जहाँ कार्य संपन्न किया गया हो, जहाँ संबंधित कार्य हुआ हो। दोनों ही केस में इसका हो सकता है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, जब कोई कार्य किसी की गई बात के और किसी निकले परिणाम के कारण अपराध है, तब उस अपराध की जांच या विचारण हो सकता है। तो इसका जो जांच और विचारण है वो ऐसे न्यायालय के द्वारा किया जा सकता है जिसका स्थानीय अधिकारिता में कोई बात की गई हो, या फिर ऐसे न्यायालय के द्वारा किया जा सकता है जिसके स्थानीय अधिकारिता में परिणाम निकला हो। तो दोनों ही ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, इसमें पूछा गया है हत्या सहित डकैती के अपराध का विचारण हो सकता है। तो हत्या सहित जो डकैती है उसके अपराध का विचारण कहाँ किया जाता है? तो ये किया जाता है जिस स्थानीय अधिकारिता में अपराध किया गया हो अथवा अभियुक्त मिला हो। ठीक है, तो इन केसेस में जो है उसका विचारण वहीं पर किया जा सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने जो है 50 से लेके 100 प्रश्नों तक को देखा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सीआरपीसी के प्रश्न थे। और बाकी के जो बचे हुए 50 प्रश्न हैं वो हमें आपको अगली वीडियो में देखने को मिलेंगे। उसमें मैं आपको 50 प्रश्न हैं उनको लेके आने वाला हूं। तो आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और साथ ही साथ इस बताना चाहूँगा, इससे पहले मैंने बहुत सारी यूपीएससी से संबंधित इंपॉर्टेंट वीडियोस अपने चैनल पर बनाई हुई हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो उनका प्लेलिस्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। तो तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, जय हिंद।